स्वागत है मित्रों, कॉमिक्स एंड यू के एक नए एपिसोड में। आज की शुरुआत हम एक दोहे से करेंगे। सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोट लगे, घाव करे गंभीर। आज के हमारे अतिथि कुछ इसी दोहे को चरितार्थ करते हुए हम सबके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं कॉमिक्स माफिया के श्री दीपांशु जी। तो दोस्तों, आज हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं कॉमिक्स माफिया के डॉन श्री दीपांशु जी। अब डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन डॉन जो है आज स्वयं ही कॉमिक्स एंड यू के मंच पे अवतरित हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम इनका स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत दीपांशु जी, कॉमिक्स एंड यू के मंच पे। कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बढ़िया। आपने तो हमारे प्रचार ही डॉन से कर दिया है। अब आपका जो आप अपना जो कंपनी चलाते हैं, अब वो माफिया है, तो माफिया के तो सरगना डॉन ही कहलाएंगे सर। हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपका ही जो किया है किया धरा है। वैसे आज आपको हम लोग यहाँ पे पाके बहुत उत्साहित हैं और आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, और वो भी दूसरे कॉमिक्स पाठकों की मदद से। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको कॉमिक्स एंड यू के मंच तक लाने का जो प्रयास है वह सिर्फ मेरा नहीं है, अपितु जितने भी कॉमिक्स पाठक हैं एवं पाठक गण हैं, उनका ये मानना था कि दीपांशु जी को जरूर से लाया जाए और उनके बारे में भी कुछ पता किया जाए। तो सर्वप्रथम दीपांशु जी, जैसा हमें प्रतीत होता है कि आप शायद उम्र के लिहाज से सर्वकनिष्ठ हैं इस बिजनेस में, तो अपने बारे में कुछ बताइए। कहाँ से हैं, कैसे शुरुआत हुई, आपने अपना पहला बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, फिर कॉमिक्स कैसे शुरू हुआ, कुछ बताएं अपने बारे में। जी जी सर, बेसिकली तो मैं 1995 में बर्थ हुआ है मेरा, और मैं अमरोहा में मेरा बर्थ हुआ था। फिर हमारी पूरी फैमिली अभी मुरादाबाद में सेटल्ड है, और मैं अभी कॉमिक माफिया वगैरह ये सब अपना कॉलेज वगैरह जो मेरा स्टार्ट हुआ वो ग्रेटर नोएडा से हुआ, तो यहीं पर ही अपना बेस बना लिया है। तो वहीं से सब स्टार्टिंग इसकी चल रही है। रही बात बिजनेस की, तो स्टार्टअप शुरू किया था मैंने गेमिंग से रिलेटेड 2012 में, अपना कंप्यू गेम के नाम से। उसमें हमारा जो मेन था ये था कि जितने भी गेम्स वगैरह होते हैं, पीसी गेम्स हो गए, PS4 गेम्स हो गए, उसमें डीलिंग वगैरह हम करते हैं। और क्या बोलते हैं, जो भी जितना सस्ते में बन सकता है गेमिंग पीसी, उसमें कर सकते हैं। और कॉमिक्स का तो पहले से ही शौक था, शुरुआत से ही था, लेकिन ये शौक अंदाजा आपको नहीं था। कैसे लगा? शौक मुझे लगा था, मुझे ध्यान है कि जब हम अमरोहा में रहते थे, और ये बात है अराउंड 2004 या 5 की, मैं 4th या 5th क्लास में रहा हूँगा तभी। और तब मुझे पता भी नहीं था कॉमिक्स क्या होती है, लेकिन एक छोटी सी दुकान थी हमारे पास में, और मतलब परचून की दुकान थी, लेकिन वो कॉमिक्स वगैरह भी रखते थे। तो वहां पर मैंने एक बार एक किताब देखी रखी हुई, तो ऐसे ही मजे मजे में उनसे ले लिया। और उस समय इशू करते थे हम किताब, 2 या 3 रुपए में वो हमें देते थे, और एक एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए। तो मैं ले आया, मैंने पढ़ा, और वो किताब थी, मुझे ध्यान है, नागराज की। और जब मैंने वो पढ़ी तो मुझे नागराज से एक अटैचमेंट सा हो गया। और पहला सुपर हीरो था मेरे लिए, तो शक्तिमान वगैरह तो हम देखते ही रहते थे, और वो पहला सुपर हीरो था। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन उस टाइम में दिक्कत ये थी कि अगर कॉमिक्स कोई बच्चा पढ़ता था ना, तो उस टाइम में लोग समझते थे कि बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा है, कॉमिक्स पढ़ रहा है वो। लोगों की ऐसी राय थी। इसका कुछ नहीं हो और हम सकता। जब और हम जब कॉमिक्स लेने जाते थे उनके पास, अंकल के पास, वो बोलते थे उम्र क्या है तुम्हारी बेटा? हमने बताया हम ऐसे ऐसे इस क्लास में। नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते हो कॉमिक्स, तुम्हें अलाउ नहीं है। तो हमारे पड़ोस में एक भैया रहते थे, उनको मैं बोलता था, वो जाते थे कॉमिक्स ले आते थे, और उनसे लेके फिर मैं पढ़ लिया करता था। घर से भी थोड़ा छुपाना उपाना रहता था। यहाँ पे ये सब बातें अब खुल रही हैं, अब घर वालों को पता चल जाएगा। तो वहां से कॉमिक्स का पूरा शौक चढ़ा। फिर 8th 9th क्लास में हम आए, कॉमिक्स से भी छूट गया, दिखनी भी बंद हो गई कॉमिक, पता ही नहीं था कि रिप्रिंट हो रही है, दोबारा नहीं हो रही है। लेकिन पढ़ने का मुझे इतना शौक लगा उससे, स्टार्टिंग मेरी वही थी। तो चंपक,
नन्हे सम्राट, कहीं भी जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, रेलवे स्टेशन हो या फैमिली ट्रिप पे कहीं चले गए, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो मेरा सफर ही नहीं गुजरना था। तो उससे चलते गए फिर हुआ ये कि कुछ कॉमिक्स नई नई आने लगी मार्केट में। मुझे पता चला ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह के थ्रू, ऐसे ही ऐड वगैरह मैंने देखा, और बाटू गार्डन करके कॉमिक्स है। उसमें थोड़ा माइथोलॉजी दिखाया है उन्होंने क्रिकेट को लेके, तो वो उससे मेरी शुरुआत हुई। मैंने वो पढ़ी, मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर ओडायन आया, अघोरी मुझे पता चला। फिर बस यहीं से मुझे पूरा पता चला कि हाँ कॉमिक्स वगैरह आने शुरू हो गई हैं। तब मैंने फिर फैसला कर लिया कि अब कॉमिक माफिया भी शुरू करते हैं, और इसकी स्टार्टिंग मैंने कर दी थी 2015 से। आप मुझे ये बताइए, जब आपने कॉम्प्यू गेम की शुरुआत की थी, क्या मैं नाम सही ले रहा हूँ, ये कॉम्प्यू गेम है? हाँ जी, हाँ जी, कॉम्प्यू गेम, बिल्कुल। कॉम्प्यू गेम की जब आपने शुरुआत की थी तब आपकी उम्र क्या थी? मैं सर तब 12th क्लास में था, मुझे ध्यान है। 12th मैंने मतलब पास कर लिया था, मतलब 12th के लास्ट में। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया आपको 12th पास होते होते आ गया था कि अब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आप उतरने वाले हैं? सही बताऊं तो सर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड का मतलब पता वर्ड ही ही नहीं नहीं पता था। था उस टाइम। ये सब चीजें तो बाद में आई। उस समय इस वर्ड का कुछ अंदाजा नहीं था, बस गेम्स का शौक था, कॉमिक्स का शौक था। तो गेम्स का तो पता था कि हाँ भाई यहाँ से कर सकते हैं, कॉमिक्स का बिल्कुल अंदाजा नहीं था उस टाइम कि हाँ दोबारा से पब्लिश हो रही हैं या और भी नए आर्टिस्ट वगैरह आ गए। जी। वैसे हुआ है। और ये आप कॉमिक्स माफिया की आपने कब शुरुआत की, वो कौन सा साल था? सर ये मैंने 2015 से। 2015 में। तो अब आप जी। बताइए कि जब आपने कॉमिक्स माफिया की शुरुआत की, तब एज अ रिटेलर आपने इस इंडस्ट्री को कैसे देखा, और आपका जो इनिशियल रुझान था, जो आपका जो प्रारंभिक रुझान था, वो कैसे आपने शुरुआत की? मतलब कुछ बताएं अपने अनुभव के बारे में, ये जब कॉमिक्स के फील्ड में जब आप आए एज अ रिटेलर। हुआ ये था, मैंने सर सबसे पहले अघोरी का नाम सुना था, तो मैंने अघोरी लिए, अघोरी पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे उसके सारे जितने भी बुक्स थे, वॉल्यूम थे, सब मंगा लिए उस टाइम जो भी आ चुके थे। पढ़ने के बाद फिर तभी मेरे दिमाग में क्रैक किया कि अब शुरू करते हैं कॉमिक माफिया। इन मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इस समय जो जनरेशन है उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल। बहुत लोगों को नहीं पता है कि कॉमिक्स चल रही हैं। अगर उनको पता हो, इंट्रोडक्शन उनके पास पहुंचे, तो वो आगे देख पाए, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं है। तो फिर मैंने कांटेक्ट निकाले, विवेक जी का कांटेक्ट निकाला, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया हाँ ये ऐसे ऐसे है। उन्होंने फिर रावण के बारे में बताया, उन्होंने पूरा अपना पूरा वो बता दिया। और 2-3 और भी लोग हैं जैसे बुलसाई वगैरह, ये सब याली वगैरह, इन सब का भी उन्होंने मुझे बताया। बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने क्या बोलते हैं कॉमिक माफिया का अपना वेबसाइट वगैरह पूरा तैयार कर दिया। फिर विवेक जी ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे इस मामले में, स्टॉक वगैरह के मामले में, कि उनसे लेना है ये सब, उन्होंने बताया कैसे क्या करना चाहिए। तो 2015 में सब कुछ स्टार्ट हो गया था। फिर इंडी कॉमिक्स फेस्ट हुआ था दिल्ली में, और मेरी मुलाकात हुई थी रविराज सर से। उनका बहुत बड़ा हाथ है कॉमिक माफिया, जो आज यहाँ खड़ा है उनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मतलब बताया कैसे करना चाहिए, अपने व्हाट्सएप बुलजाई ग्रुप वाले की वगैरह। बात आप कर रहे हैं ना? जी। रविराज जी, बुलजाई वाले। हाँ जी, बुलसाई वाले, उनसे मेरी कॉमिक्स फेस्ट में मुलाकात हुई। उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक पोर्टल बना रहा हूँ, और आपकी कॉमिक्स मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। उस टाइम मैंने पढ़ी थी उनकी आधी रमू, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उससे वहाँ पे मुलाकात हुई, वहाँ पर उनसे मैंने कॉमिक्स वगैरह भी और भी ली, पूरा इन्फॉर्मेशन लिया। फिर उनसे टच में रहा, उन्होंने बताया, पूरा गाइड किया कैसे क्या करना चाहिए। और एट द एंड कॉमिक माफिया यहाँ तक आ गया कि लोगों को अब पहचानने लगे हैं। वरना तो 2015 से 2019 तक तो कोई भी नहीं जानता था कि कॉमिक माफिया है। रविराज सर ने बहुत हेल्प किया, उसने बताया कैसे। मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ भाई फेसबुक पर भी ग्रुप चलते हैं लोगों के, ये सब है अंदाजा। मैं तो अपने इस तरीके की, इस टाइप की जनरेशन के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट का ट्राई कर रहा था कि लोगों को इंट्रोड्यूस करूँ, ये करूँ वो करूँ। तब मुझे पता चला कि हाँ यहाँ से क्या बात है। दीपांशु जी, ये बताइए कि अगर आप एज अ रिटेलर अगर आप बात करते हैं, तो व्यवसायिक दृष्टि से आप भारतीय कॉमिक्स जगत को अभी क्या, किस हिसाब से देखते हैं? ये बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ने की अच्छी संभावना है? मतलब आप अपने हिसाब से अगर आकलन करें तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे, मतलब इसका अभी रुझान आ रहा है?
सर देखिए, मेरे हिसाब से जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, तो बढ़ने का उम्मीद है। और ये मेरे हिसाब से बढ़ेगा ही, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो भी क्या बोलते हैं, जो रीच है अभी उन लोगों की है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल। वो लोग हमसे ले रहे हैं, ठीक। अब जो नई जनरेशन है उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट टाइप करके देखा। ये आधीरा मूवी वगैरह, यज्ञ, और ये जो अघोरी वगैरह कॉमिक्स हैं, मैंने अपने जितने भी जान पहचान में छोटे छोटे हैं उन सबको दिया, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। अभी भी मेरे पास फोन आते हैं कि भैया वो वाली उसका अगला पार्ट कब आएगा। बस सिंपल इतना है कि उन लोगों को बस एक बार दिखाना है क्या है, वो देखेंगे पढ़ेंगे। तो अभी तो सब डीसी मार्वल पे लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसके बारे में पता है कि हाँ ये डीसी है, ये स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है। लेकिन नागराज वगैरह ये सब इन लोगों को नहीं जानते हैं ये लोग। तो उनको मैंने इंट्रोड्यूस कराया, उनको बोला एक बार पढ़ के देखना। पढ़ के देखा तो मेरे पास पक्का फोन आया अगले ही दिन, भैया ये तो बहुत अच्छी है, इसका रावण है, इनका अगला पार्ट कब है, यज्ञ का अगला पार्ट कब है, मुझे देखना है। तो मतलब है, इसमें है, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्या बात है। चूंकि आप जो है अभी वर्तमान जनरेशन से हैं, और इस जनरेशन में बहुत सारी नई चीजें हैं जिसमें संभावनाएं भी बहुत हैं और जिसमें अपवाद भी बहुत हैं। फला जैसे मैं जी। अगर बात करूं कि आजकल की जनरेशन जो है वो पढ़ना पसंद नहीं करती, एक एक अपवाद है। आजकल की जनरेशन जो है वो ज्यादातर अंग्रेजी में पढ़ना पसंद करती है, हिंदी में नहीं पसंद करती। इस तरह की कई सारी बातें और मेरे शोध के दौरान मुझे पता चलती रहती हैं। कई कई तरह के रेस्पॉन्स मिलते रहते हैं। और लेकिन संभावनाएं भी बहुत है। अभी जैसे हम बात करें तो यंग गन्स में अगर हम बात करें तो जैसे आपने नाम लिया कि होलिकाउ है, याली ड्रीम्स है, बुल्सआई है, और भी कई तरह के नए नए प्रकाशक, कुछ रिटेलर जो अभी प्रकाशन में आ रहे हैं, जैसे हमारे उमा कार्ड के अभय जिंदल साहब हैं। उधर शक्ति कॉमिक्स के विजय जी जो हैं वो जो हैं वापस इंद्रजाल कॉमिक्स ला रहे हैं। तो ये भी मार्केट में वापस आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अभी आप हैं जो कि अभी आप, हम कह सकते हैं कि वर्तमान जनरेशन को आप जो है एक सही रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम जो है सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो संभावनाएं भी बहुत हैं, अपवाद भी बहुत हैं। अब अगर हम इनको साथ में लेकर चलें, मैं सवाल को ज्यादा पेचीदा नहीं करना चाहता आपके लिए। मेरे कहने का मतलब यही है, आपने जैसे नए जनरेशन को जोड़ने की बात की, तो उनके साथ पहली दो तीन चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, ये भाई ये पढ़ना पसंद नहीं करते, ये गेम खेलना या मूवी देखना पसंद करते हैं या यूट्यूब देखना पसंद करते हैं। दूसरी, इनको हिंदी समझ में नहीं आती, इनको इंग्लिश समझ में आती है। तो अगर आप इस बारे में अगर कुछ बताएं कि कैसे हम जो है अपने कॉमिक संस्कृति को इनमें इनकलकेट कर सकते हैं और ये जो है इसके प्रति सजग कर सकते हैं। जी देखिए, ये तो है कि गेमिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है आज की जनरेशन। आज के कोई भी नया गेम आ जाता है एकदम से पॉपुलर हो जाता है, सब मोबाइल में घुसे हुए हैं कि हाँ गेम ही गेम चलाना है, तो सब वैसा ही है। अब इसमें ये है कि कॉमिक्स के लिए, जैसे अगर हम डीसी मार्वल को भी एक एग्जांपल लेके चलें, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पबजी वगैरह ये गेम चलते रहते हैं। तो उनका क्या है, वो लोग क्या करते हैं कि कोई गेम लॉन्च हुआ, ठीक है, गेम लॉन्च में वो अपने कैरेक्टर भी उस गेम में कहीं ना कहीं डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि डीसी मार्वल की जो कॉमिक्स है जो उससे रिलेटेड होती है, वो गेम में ही एक ऐसा ट्विस्ट डाल देते हैं कि उसकी अगर आपको अगली कहानी चाहिए तो आपको कॉमिक्स लेनी ही पड़ेगी। क्या इनोवेटिव आइडिया बताया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसा ही कुछ मतलब वो कहानी बना देते हैं। अभी जैसे इंडिया में कॉमिक्स में इतने नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, ऐसे ही गेमिंग का है। गेमिंग में भी बहुत नए नए आ रहे हैं, उन लोगों से भी मैं टच में रहता हूँ। और आगे फ्यूचर में बहुत प्लान सोचे रखा है कि अगर कॉमिक्स और ये गेमिंग एक साथ मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। जी, ये तो एक बहुत ही बड़ी संभावना है जिसकी आपने बात करी। और सच में अगर ऐसा हो पाया और भारतीय किरदारों को अगर हम लोग अपने गेमिंग कंसोल्स में देख पाए तो शायद ही ये बहुत बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब गेमिंग कंसोल की बात आ रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे राज कॉमिक्स के कर्ता धर्ता भी शामिल हैं। उन्होंने कोशिश भी की थी और एक बीटा वर्जन लॉन्च किया था सुपर कमांडो ध्रुव की, राजनगर रक्षक के नाम से, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। मैंने इंस्टॉल भी किया था, हालांकि मैं गेम अच्छा नहीं खेल पाता हूँ, तो हर बार सुपर कमांडो ध्रुव को गिरा ही देता हूँ, कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है। हालांकि लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कोशिश शुरू हुई थी, लेकिन हाँ इसको और आगे बढ़ाना है। और जैसा आपने कहा कि अभी का जो जनरेशन है, इनको अगर हमें जोड़ना है तो इनको इन्हीं की तरह से जोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा आपने जो है डायरेक्शन दिया है
दिशा निर्देशन दिया है। चलिए कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग जो है डीप डिस्कशन में चले गए। तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है महाराज? आप जब कॉमिक्स पढ़ते हैं आपको शायद कोई ऐसा किरदार आपको होगा जिससे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हो और आपको बहुत पसंद हो, तो अगर कोई है तो बताएं हमें। सही बताऊं तो मैं कॉमिक्स इतनी शुरुआत में पढ़ नहीं पाया था, अब जाकर मुझे मौका मिल रहा है। अब जो भी मेरे पास आता है इस वक्त सबका एक एक अपने लिए रखता चला जा रहा हूँ कि हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। लेकिन शुरुआत मेरी नागराज से हुई थी, तो मैं यही कहूंगा नागराज ही अभी मेरा वो चल रहा है। लेकिन अभी मुझे नागराज के अतीत के बारे में भी ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि उस टाइम बचपन में कभी पढ़ा था तो इतना याद भी नहीं रहा। तो नागराज ही है। और उसके साथ साथ हमने चाचा चौधरी पढ़े थे, बिल्लू वगैरह, ये सब डायमंड कॉमिक्स के रहते थे, वो सब पढ़े थे। तो नागराज तो मेरा फेवरेट है अभी तक। बाकी कमांडो ध्रुव वगैरह इन सब के बारे में अभी मैं जान रहा हूँ, पता अच्छा चलता है, जी, देखते हैं अभी क्या रहता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके एक्सप्लोरेशन के लिए हम जो है आपको शुभकामनाएं देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और पता करना चाहेंगे कि जब आपने कॉमिक्स माफिया की शुरुआत की तो कॉमिक्स बेचने में आपको कैसी बाधाएं प्राप्त हुई और आप कैसे उस बाधाओं से जो है आप उभरे हैं? बेचने में सर ये था, शुरुआत में तो मुझे सही बताऊं तो बिल्कुल डायरेक्शन नहीं था मेरे पास, मुझे कैसे क्या करना है, कहाँ से मुझे मतलब ऑडियंस अपनी गेन कर। शुरुआत किया नए जनरेशन से, तो पता चला कि वहाँ तो अभी कोई चांस नहीं है, उनको अलग ही तरीके से लाना होगा, क्योंकि वहाँ पर सब लोग डीसी मार्वल को जानते हैं और ये सब अभी उन्हें इतना पता नहीं। तो रविराज सर ने हेल्प किया मुझे, तो वहां से हुआ और चलने लगा। लेकिन जो दिक्कत आती है हमें सबसे ज्यादा कभी कभार उसमें रह जाता है। शुरुआत में मुझे रहा था पैकिंग में, शिपिंग में दिक्कत हुआ था। जैसे तब इतना अंदाजा नहीं था कि बुक्स वगैरह का क्या रहता है। और शुरुआत में जब से गई बुक्स, तो जो कलेक्टर एडिशन रहते थे, कभी उनका मुड़ जाना या साइड से कॉर्नर उनके जो है ना पूरे दब वब जाते हैं, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है कस्टमर के लिए। तो हमने फिर बबल रैप यूज किया, बबल रैप के साथ साथ फिर क्या बोलते हैं कार्डबोर्ड भी यूज किया। फिर करते करते आज हम पूरे डब्बे पर आ गए कि अब कुछ सिर्फ डब्बा, अब डब्बे में पूरा बबल रैप से होके जाता है। वही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, पैकेजिंग वगैरह की सही से कस्टमर के पास तक पूरा कॉमिक्स बिल्कुल जैसा है वैसा ही पहुंचे। तो वहां पर थोड़ी दिक्कतें आई थी। फिर शिपिंग में थोड़ा अंदाजा नहीं था कि कौन से एरिया में कौन सा पार्टनर सबसे अच्छी शिपिंग करता है। तो शुरुआत हमने एक्सप्रेस 20 से किया था, बहुत दिक्कतें आई, पैकेट लॉस भी हुए, कस्टमर्स को डिलीवरी बहुत लेट हुई, ये बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करते रहे और कंपनी से टाई अप हुआ, डिलीवरी हुआ, ई कॉम एक्सेस हुआ, तो सबसे करते करते अभी तो सब ठीक हो गया है। अभी टाइमली सबकी डिलीवरी हो जाती है और अभी इतना एक्सपीरियंस भी हो गया है कि पैकिंग वगैरह कैसी होनी है, तो सब ठीक हो गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ, जिसपे अभी जो है मार्केट में घमासान युद्ध मचा हुआ है, और वो सवाल है बढ़ते हुए कॉमिक्स के दाम पर। ये जो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कईयों की कई तरह की राय है। कुछ इसे वाजिब ठहरा रहे हैं, कुछ इसे जो कह रहे हैं कि ये अतिशयोक्ति है, इतना नहीं चार्ज होना चाहिए। देखिए, वो तो पब्लिशर की बात है, मैं ये पूरी तरह से इससे सहमत हूं कि आप पब्लिशर नहीं हैं, लेकिन आप जो है रिटेलर हैं। बातें आपसे होकर पब्लिशर तक जाती हैं, ऐसा भी संभव है। तो जब हम बात करते हैं बढ़े हुए कॉमिक्सों के दामों की, और हम कोरोना काल से जब हम इसकी तुलना करते हैं, तो कोरोना काल में जो है काफी दुर्लभ कॉमिक्स मुंह दामों में बिकी है। और उस वक्त जो है किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, जिसको जैसा नॉस्टैल्जिया समझ में आया उसने वैसा खरीद लिया, जिसको जैसे उस वक्त समझ। और अभी जो है वापस कॉमिक्स का दौर घूम कर आ रहा है, कॉमिक्स की मांग बढ़ रही है, कॉमिक्स के रेट भी बढ़ रहे हैं। तो इस बारे में आपकी थोड़ी टिप्पणी मैं लेना चाहूंगा कि एज अ रिटेलर आप इसको कैसे देखते हैं। और क्योंकि आपके पाठक जो हैं आपसे जुड़े हुए हैं, वो सीधे आपसे ही आके सवाल पूछते हैं कि भाई इसकी इतनी दाम हो गई और ये कॉमिक्स इतनी महंगी हो गई, तो इस पे हम क्या डिस्काउंट पा सकते हैं। कभी कभी तो डिस्काउंट भी नहीं होते हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, प्राइसिंग पर तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि वो पब्लिशर को ही पता है कितना उसका लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो जो प्राइस आगे से आएगा हम उसके ऊपर ही आगे कर पाते हैं। रही डिस्काउंट की बात, तो डिस्काउंट तो हम खुद चाहते हैं देना, क्योंकि मैंने जब ये कॉमिक माफिया शुरू किया तो एज अ बिजनेसमैन शुरू नहीं किया था कि हाँ भाई बिजनेस में करना है। मैंने पहले अपने आप को ही कस्टमर रखा
और जैसे कंप्यूटर गेम भी शुरू किया, उसमें भी अपने कस्टमर के सारे चैलेंजेस देखने के बाद ही शुरू किया कि गेम्स नहीं खेल पाते हैं, कॉमिक्स हैं तो कॉमिक्स नहीं मिल पाती हैं, मिल रही हैं तो बहुत ज्यादा रेट हो गए हैं कॉमिक्स के। तो कैसे ही करें, और कोई स्टूडेंट वगैरह है तो कैसे ही कर पाएगा, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो कॉमिक माफिया में मैंने इसीलिए एक सिस्टम निकाला, वैलेट सिस्टम। उसमें रिचार्ज करते हैं लोग, अपने वैलेट में पैसे रखते हैं। तो मैंने सोचा किस तरीके से किया जाए कि कुछ कॉमिक्स में हम ज्यादा दे पाते हैं, कुछ में नहीं दे पाते हैं, तो मैंने सोचा दोनों का मिश्रण कर लेते हैं। तो हमने रिचार्ज की कंडीशन निकाली, लोग रिचार्ज करते हैं उनको कैशबैक मिलता है, कैशबैक मिलता है तो एट द रेट इनडायरेक्टली हमको थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाता है। और डिस्काउंट हम चाहते हैं करना, ऐसा नहीं है, कोई भी साला ये नहीं चाहेगा कि डिस्काउंट नहीं करना है। डिस्काउंट देंगे तो लोग आएंगे, वो तो अच्छी बात है, अच्छी सेल होगी। लेकिन जहां जहां जितना हो सकता है उतना करते हैं। लेकिन पैकेजिंग, शिपिंग, ये सब भी बहुत फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जो मैटर करती हैं कि हाँ भाई हम जहाँ से सामान ला रहे हैं वहाँ का भी खर्चा, ये वो। तो जितना हो सकता है उतना उसमें हम कर लेते हैं। बाकी कस्टमर्स के लिए जो ऑफर्स दे सकते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे घुमा उमा के वो हम पूरा ट्राई करते हैं। तो प्राइसिंग पर तो अब वो तो पब्लिशर के ऊपर है, उन्हें ज्यादा पता है उन्हें क्या रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, उनको उनकी खपत है। सही बात वही है कि जो कर रहा होता है उसको ज्यादा पता होता है। और हमारे पास जो प्राइसेस आते हैं हम उस पर जितना कर सकते हैं हम अपनी तरफ से ना करते हैं। क्या बात है दीपांशु जी, मुझे एक बात का तो मैं ये जरूर से आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपसे जितना बात कर रहा हूं मैं उतना ही आपसे ज्यादा प्रभावित हो रहा हूं। आपने इस छोटी सी उम्र में आपने जो मकाम हासिल किया है वो बहुतों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। और मैं आशा करूंगा कॉमिक्स एंड यू के दर्शकों से जब वो ये एपिसोड देखेंगे तब वो भी प्रेरित हों और आगे आके अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, चाहे वो कॉमिक्स को लेकर हो या कॉमिक्स को न लेकर हो, लेकिन सतत प्रयास को लेकर आगे जरूर बढ़े। जैसा कि हम दीपांशु जी से आज बात करके पता कर रहे हैं कि इन्होंने छोटी सी उम्र में जो है एंटरप्रेन्योरशिप की सीढ़ियां चढ़ ली, जब इनको स्पेलिंग भी पता नहीं थी एंटरप्रेन्योरशिप की, जैसा कि इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और तो और ये क्वालिटी कंट्रोल पे ऐसा ध्यान रखते हैं कि ये अपने आप को कस्टमर की जगह पे रख के सोचते हैं। इसको कहते हैं कि पुटिंग योरसेल्फ इनटू द कस्टमर शूज। कि आप जब तक कस्टमर के दृष्टिकोण से प्रोडक्ट को आप जब तक जांच नहीं लेते तब तक आपको सही जगह पे कस्टमर की पीड़ा का एहसास नहीं होता है। और पता नहीं और हम कितने और ज्यादा आपसे प्रभावित होंगे दीपांशु जी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे आपसे आज के एपिसोड की आखिरी सवाल आपसे करना है, और मैं ये आखिरी सवाल जो है ये पता करना चाहता हूं कि आप भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के आने वाले भविष्य के लिए आपका अगर कोई भी सुझाव हो, आप इसे छोटा या बड़ा दृष्टि से ना देखें, आप एक पाठक, एक रिटेलर की दृष्टि से अगर आपका कोई भी अगर सुझाव हो, चाहे वो पाठकों के लिए हो, पुस्तक विक्रेताओं के लिए हो, या तो वो पब्लिशर्स, प्रकाशकों के लिए हो, आप प्लीज अपनी तरफ से जरूर से शेयर करें इस बात। जी हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक सिस्टम चल रहा है कॉमिक्स में प्री ऑर्डर का, जिसको लेकर लोगों में बहुत गलत फहमियां भी हैं कि, तो उस चीज को देखते हुए मैंने अपने क्या बोलते कॉमिक माफिया में कुछ चेंजेस किए थे। प्री ऑर्डर जब होते थे बहुत से कस्टमर ये बोलते थे कि कुछ फायदा नहीं है करते, हमने प्री ऑर्डर किया फिर वेट करो, बहुत ये वो बहुत चीजें हैं, तो तब तक हमारा एक्साइटमेंट चला जाता है और अच्छा नहीं लगता। इसमें प्री ऑर्डर की बात में मैं ये अपने व्यूज रख रहा हूँ। जो मुझे लगता है प्री ऑर्डर बहुत सही है एक तरीके से। हाँ, पैसे वाली बात है, पैसा अटक जाता है, तो इसके लिए हमने तोड़ निकाला कि पे लेटर एट शिपिंग टाइम। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको कोई कॉमिक्स लेनी है और वो आएगा बहुत टाइम बाद, लग रहा है 15-20 दिन लग जाएंगे उसे आने में, तो तब तक कौन वेट करेगा, कौन अपने पैसे दे के रखे। तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको कुछ नहीं देना है, बस खाली आपके ऑर्डर बुक हो जाते हैं, ऑर्डर बुक हो जाता है और जब कॉमिक्स आ जाती है तब आपसे पेमेंट लिया जाता है। और प्री ऑर्डर का फायदा ये रहता है कि जैसे मुझ जैसा न्यू सेलर है, ठीक है, हमारे पास जो सबसे जो बड़ा इशू रहता है वो रहता है फंडिंग का। इतना फंडिंग नहीं होता है और कॉमिक्स का स्टॉक भी अच्छा खासा लेना होता है। तो प्री ऑर्डर से हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ कितनी कॉमिक्स हमें लेनी चाहिए, कितना अभी डिमांड है, कितना आगे चलेगा, कितना रखना चाहिए, तो उससे बहुत अच्छा खासा आइडिया हो जाता है।
तो प्री ऑर्डर में बहुत सी गलतफहमियां हैं लोगों की, जो मैं क्लियर करना चाह रहा था कि प्री ऑर्डर से ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी एक सिंपल नॉर्मल एक ऑर्डर की तरह ही है, उसको आप एज अ ऑर्डर ही ट्रीट करें। बस इतना है कि हाँ, आपने एडवांस में ऑर्डर कर लिया है, और अभी फ्यूचर में जिस तरीके से चल रहा है कॉमिक्स का, मुझे ये लग रहा है कि प्री ऑर्डर पे जो प्राइस रहते हैं वो आपको ऑर्डर पे कभी नहीं मिलेंगे। अभी तो मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में चांसेस हैं कि ना ही मिले, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में भी प्री ऑर्डर बहुत पहले से चल रहा है। और उसमें मैंने देखा था, जब प्री ऑर्डर की शुरुआत हुई थी, कोई गेम लॉन्च होता है 2500 का, तो ऑर्डर के टाइम पे वो 3000 बहुत आराम से पहुंच जाता है, और उसके बाद नीचे आने में उसे बहुत टाइम लग जाता है। और कॉमिक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला ट्रेंड आने वाला है, जिस तरीके से हम आगे चलते जा रहे हैं। तो धन्यवाद दीपांशु जी अपना समय देने के लिए। जाते जाते मैं अपने प्रबुद्ध दर्शकों और पाठकों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मैं पीएचडी कर रहा हूं भारतीय कॉमिक्स जगत पर। और ये कॉमिक्स एंड यू का जो मंच है, ये हम सभी के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम सभी आके अपनी बात रख सकते हैं, कर सकते हैं। इसी संदर्भ में मैंने अपना एक सर्वे शूट किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर से जाएं, जाके वहां पे अपना जो है मत नामांकित करें, क्योंकि आपकी बात जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम आने वाले भविष्य को लेकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या चाहता है आज का कॉमिक्स पाठक, इसकी अगर बात करें तो आप जरूर से अपना मत जो है इस सर्वे के माध्यम से जरूर भरिए, जो आने वाले वक्त में मेरा शोध जो है भारतीय कॉमिक्स जगत को कुछ कुछ नए तरीके के पहलुओं से अवगत कराने के लिए हो रही है। आपने अपना समय, अमूल्य समय दिया दीपांशु जी, आपने हमें काफी प्रेरित किया आज। और हम आशा करेंगे आने वाले वक्त में ये कॉमिक्स माफिया का डॉन सिर्फ 11 मुल्कों तक नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष और भी आगे जो है अपना नाम अर्जित करें। और आपके सफल भविष्य की कामना करते हुए भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री की ओर, सफलता की ओर ले जाने के लिए हम आपके प्रयास को सतत वंदन करते हैं। और इसी के साथ हम जो है आज का एपिसोड यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत